कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री बच्चों एक बार फिर समझ लें आप लोग कि जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और महाकवि भास के ग्रंथ स्वप्न वासव दत्ता के अनुसार वत्स नरेश उदयन कौशल नरेश प्रसेनजित के बंदी के रूप में था, क्योंकि एक बार शिकार खेलने के लिए यह जो है कौशल नरेश की सीमाएं पहुंच गया, जहां पर कौशल देश के राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़कर राजा के समक्ष उपस्थित किया और प्रसेनजित ने इसे कारागार में डाल दिया। कारागार में ही इसने अपनी पुत्री को शिक्षा के लिए उसके पास भेज दिया। वहीं पर उदयन और स्वप्न वासव दत्ता का जो है प्रेम हो गया और एक रोज उदयन जो है वासव दत्ता को लेकर भाग गया। अतः इस बात से यह भी प्रमाणित होता है कि अंत में प्रारंभ में प्रसेनजित नाराज हुआ, लेकिन फिर बाद में किसी कारणवश इन दोनों में जो है सहमति हो गई। और अब इस कालखंड में कुछ समय बाद यानी 10, 15, 20 वर्ष बाद हम ये देखते हैं कि जो है वत्सराज कौशल राज्य के अधिकार में ही चला गया, क्योंकि जब जो है अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की तो उस समय जो है जब प्रसेनजित ने अजातशत्रु पर आक्रमण किया तो पहले युद्ध में अजातशत्रु से प्रसेनजित हार गया और हार कर जो है यह एक माली की वाटिका में छिप गया, जहां माली की लड़की मल्लिका ने उसे शरण दी और उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर प्रसेनजित ने मल्लिका से विवाह कर लिया। उसी मल्लिका से एक पुत्री हुई जिसका नाम था बाजरा। लेकिन उसके पहले युद्ध के पश्चात पुनः अपनी शक्ति संचालित करके अजातशत्रु ने करीब 15-20 वर्ष पश्चात पुनः जो है अजातशत्रु पर प्रसेनजित ने अपनी शक्ति संचालित करके पुनः अजातशत्रु पर आक्रमण किया। अतः इस बार दूसरे युद्ध में प्रसेनजित जीत जाता है, अजातशत्रु की पराजय हो जाती है। अंत में दोनों में संधि हो जाती है और संधि के उपरांत प्रसेनजित कौशल नरेश प्रसेनजित अपनी पुत्री बाजरा का विवाह अजातशत्रु से कर देते हैं और जो काशी राज्य के काशी प्रांत के एक गांव की यानी काशी राज्य में उस समय काशी कौशल के नियंत्रण में तो था, लेकिन यहाँ भी एक प्रांतपति नियुक्त होता था। समझना बच्चों, काशी जो है एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था जो कि कौशल राज्य के अधीन था। कौशल राज्य के अधीन होने के कारण जब जो है जो एक गांव दहेज के रूप में पुनः इसने जिस गांव की दहेज के रूप में जो आए उस समय प्रसेनजित ने अपनी बहन की शादी के लिए बिंबिसार के लिए दिया था। पुनः प्रसेनजित अपनी पुत्री के लिए उसी गांव की आय दे देता है अजातशत्रु को। इस प्रकार से दोनों राज्यों की सीमाएं आपस में मिल जाती हैं और अंत में यह जो है कौशल राज्य प्रसेनजित के समय एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन प्रसेनजित की मृत्यु के पश्चात स्थिति गड़बड़ हो जाती है। लेकिन प्रसेनजित के बारे में एक तथ्य और बता दें, क्योंकि प्रसेनजित के राज्य क्षेत्र में क्या है शाक गणराज्य और सुमसुमारगिरी के भग्य आदि गणराज्य भी आते थे। जब महात्मा बुद्ध ने बोधिसत्व प्राप्त किया तो इसकी जो है प्रसेनजित की कई बार उनसे मुलाकात भी हुई और इसी कारण जब महात्मा बुद्ध की प्रसिद्धि सुनी इसने तो इस बात से यह प्रभावित हुआ और इसने अपना संबंध शाक्य गणराज्य में स्थापित करने के लिए
शाक्य लोगों से यह आदेश भिजवाया कि तुम जो है अपनी एक शाक्य राजकुमारी का विवाह मेरे साथ कर दो, क्योंकि शाक्य लोगों को अपने रक्त संबंध पे बड़ा गर्व था और वह अपने जो है विवाह संबंध किसी अन्य गणराज्य या अन्य राजाओं के साथ नहीं करते थे। अतः उन लोगों ने जो शुद्धोधन यानी कि जो शुद्धोधन का उत्तराधिकारी था, उस समय गद्दी पे बैठा था, शाक्य गणराज्य की, लुम्बिनी गणराज्य की गद्दी पे जो बैठा हुआ था उसका नाम था महानाम। महानाम की एक दासी थी। उस दासी का जो है दासी की एक पुत्री थी, विशाख दत्ता। विशाख दत्ता का जो से उसका यानी दासी की पुत्री से प्रसेनजित का विवाह कर दिया गया और यह बात गुप्त रखी गई कि यह जो है प्रसेनजित की प्रसेनजित का विवाह एक दासी की पुत्री से कर दिया गया है। लेकिन कुछ वर्ष पश्चात यानी जब विवाह हुआ उसके पश्चात चूंकि शाक्य गणराज्य की वह जो प्रसेनजित उस दासी पुत्री को राजकुमारी समझता रहा और उसने उस दासी पुत्री को बहुत ज्यादा सम्मान दिया, उसके पुत्र को भी युवराज घोषित कर दिया। अंत में कुछ वर्षों पश्चात, करीब 18-19 वर्षों के पश्चात, जब जो है बिड्डूढब यानी उस दासी की पुत्री से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बिड्डूढब। बिड्डूढब जब बड़ा हो गया तब जो है प्रसेनजित को यह पता चल गया कि यह जो है दासी पुत्री है और दासी पुत्री का बिड्डूढब जो है पुत्र है। अतः उसने इन दोनों को राजपद से, राज्य के जो अधिकार थे उन अधिकारों से वंचित कर दिया। बिड्डूढब को युवराज घोषित कर चुका था ये, तो इसको युवराज के पद से भी दखल क्या नाम के हटा दिया, उसकी माँ को भी अपमानित किया। लेकिन महात्मा बुद्ध के हस्तक्षेप के कारण अंत में प्रसेनजित ने उसे माफ कर दिया। लेकिन बिड्डूढब अपने इस अपमान को नहीं सहन कर सका, क्योंकि एक बार वह अपने मामा के यहाँ गया हुआ था, नाना के यहाँ गया हुआ था, शाक्य गणराज्य में गया हुआ था घूमने के लिए। तब वहां पर भी उसका जो है दासी पुत्र कहकर अपमान किया गया। अतः इधर पिता से भी अपमानित हुआ बिड्डूढब, उधर जो है शाक्य गणराज्य से में घूमने पर भी लुम्बिनी में भी अपमानित हुआ। तो सबसे पहले उसने अब इस समय तक प्रसेनजित की उम्र जो है 80 वर्ष के आसपास हो गई थी। अतः बिड्डूढब ने, क्योंकि जो युवराज था, बिड्डूढब ने युद्ध मंत्री से षड्यंत्र करके युद्ध मंत्री के साथ मिलकर प्रसेनजित के खिलाफ षड्यंत्र करके उसे बंदी बनाने का प्रयास किया। लेकिन प्रसेनजित को यह पता चल गया और वह जो है महल से भाग गया। भागते भागते जब वह अजातशत्रु के यानी उसने अजातशत्रु की सहायता लेने के भागा, लेकिन किले के पास पहुंचते हुए ही चूंकि वृद्ध हो गया था, अतः इसी कारण अधिक थकान के कारण वह गेट पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से प्रसेनजित का एक अच्छा राजा का अंत हो गया। लेकिन बिड्डूढब ने जब राजा बन गया प्रसेनजित की मृत्यु के पश्चात, तो उसने शाक्य गणराज्य पे, चूंकि उसी वर्ष जिस वर्ष प्रसेनजित की मृत्यु हुई उसी वर्ष महात्मा बुद्ध की भी मृत्यु हुई 413 ईसा पूर्व में, और 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। 563 ईसा पूर्व में ही इसका जन्म हुआ। अतः 80 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई और 80 वर्ष की उम्र में प्रसेनजित की मृत्यु हुई। और इन दोनों की मृत्यु के पश्चात बिड्डूढब ने
अपने अपमान का बदला लेने के लिए शाकगढ़ राज्य पर आक्रमण किया और शाकगढ़ राज्य को उसने तहस नहस कर दिया। स्त्री बच्चे तक नहीं छोड़े, पुरुष तो मारे ही गए, स्त्री बच्चों को अभी कत्ल कर दिया। जब वहां से यह विजयी अभियान करके लौट रहा था तो अचरावती नदी की बाढ़ में यह मैं अपनी पूरी सेना के साथ बह गया और कौशल राज्य का भी इसी के साथ अंत हो गया और कौशल राज्य अंत में मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। बच्चों, आज इतना ही। इसके आगे और महाजनपदों का राजनीतिक इतिहास अब हम अगले टर्न पर पढ़ाएंगे, अगले पीरियड में पढ़ाएंगे। आज इतना ही है। इसके अतिरिक्त जो भी आपकी समस्याएं हैं उसे आप लोग हमको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और आज जो है 6ठी शताब्दी यानी कि वैदिक धर्म से, वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक की राजनीतिक स्थिति का बताया था हमने कि कैसे जो है पहले कुल, कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन और जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ। राजा की राजनीतिक स्थिति बन गई। उत्तर वैदिक काल में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के राजाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे पूरब सम्राट सौराठ, विराट और भोज, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस प्रकार से राजा होते थे। तो उसी प्रकार जैसे दिशाएं 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बिल्कुल इसी क्रमशः सम्राट सौराठ, विराट और भोज, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसी प्रकार से सम्राट सौराठ, विराट और भोज। ठीक, ये 4 अलग अलग पदवियों वाले राजा होते थे। और इन सबों का जो राजा, जो चारों दिशाओं का राजा होता था, उसे एक राट कहते थे। इस प्रकार से बच्चों राजनीतिक स्थितियां भी बन गई। इस समय कुछ राज्य जो है गणतंत्रात्मक थे, कुछ राज्य जो है राजतंत्रात्मक थे, कुछ गणतंत्रात्मक थे और सबकी अपनी अपनी राजनीतिक स्थितियां थी। लेकिन अब यहाँ पर एक स्थिति महत्वपूर्ण है। वह स्थिति है कि पहले जो है कि जनपद बने, जनपद के बाद महाजनपद बने और इन महाजनपदों में भी क्या है, वर्ग संघर्ष हुआ, राजनीतिक संघर्ष हुआ। उस राजनीतिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप धीमे धीमे करके एक महाजनपद ने दूसरे महाजनपद का अंत कर दिया और अंत में स्थिति पूर्णतः किसके पक्ष में, मगध साम्राज्य के पक्ष में चली गई और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। मगध साम्राज्य के पश्चात धीमे धीमे करके क्या हुआ, धीमे धीमे करके चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और नंद वंश के पश्चात घनानंद का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। और इसी के साथ जो है अखंड भारत का निर्माण हुआ, जिस कार्य को जब से भारत का राजनीतिक इतिहास हुआ तब से आर्य जो जाति जो है कैस्पियन सागर से लेकर पूरे भारत उपमहाद्वीप तक फैली हुई थी। यानी जिसमें ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आधुनिक भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश वाला ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ तक जो है तुर्की तक आर्य जाति के लोग थे। और इनके प्रमाण भी मिले हैं। गोगजकोई से तुर्की में प्रमाण मिला है, ईरान से नक्शे रुस्तम से प्रमाण मिले हैं, जिनमें आर्य राजाओं का, आर्य जातियों का, आर्य नामों का, आर्य देवताओं का उल्लेख मिलता है, आर्य कबीलों का उल्लेख मिलता है, आर्य जनों का उल्लेख मिलता है। लेकिन धीमे धीमे करके ये अनेक छोटे छोटे गुटों में बट गए थे, कुटुंबों में बदल गए थे। लेकिन जिस कार्य को भगवान राम नहीं कर पाए, जिस कार्य को भगवान कृष्ण नहीं कर पाए, वह जो है भारत को एक राज्य नहीं बना पाए। बस ये जरूर है कि भगवान राम ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। भगवान राम का एक राजनीतिक महत्व यही है।
हम अगर अगर उन्हें एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में विश्लेषण करें तो भगवान राम का चरित्र की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, श्रीलंका तक भारत का आर्यांतरीकरण किया। इसलिए जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना तो अखंड भारत के निर्माण करने में उसे दिक्कत इसलिए नहीं आई कि उसके पहले भगवान राम उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्यों का आर्यांतरीकरण कर चुके थे। बस उन्होंने इन राज्यों को अपने राज्य में नहीं मिलाया बल्कि स्वतंत्र रूप से इन्हें छोड़ दिया। अतः इन राज्यों को मिलाने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और भारत के छोटे छोटे प्रांत थे, जो राज्य थे, जो जनपद थे, जो महाजनपद थे, उन सबको मिलाकर एक जो है अखंड भारत बनाया। बच्चों आज इतना ही। कल जो और महाजनपद बन गए बच गए उनकी भी राजनीतिक स्थिति बताई जाएगी। आज की क्लास में इतना ही।